नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी में हैं। अमित शाह ने बीजेपी के पार्टी के विस्तार का अभियान उसी नक्सलबाड़ी से शुरू किया है जहां 1960 के दशक के आखिरी बरसों में वामपंथी उग्रवाद शुरू हुआ था। अमित शाह 2019 के एक्शन प्लान को लेकर बंगाल पहुंचे हैं, जहां कल परसों भी रहेंगे। हम आपको बताते हैं कि इस बीच छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सली हमला भी हुआ जिसमें हमारे 25 जवान शहीद हो गए। जाहिर सी बात है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर मोदी सरकार की जवाबदेही बनती है और इस पर खुलकर अमित शाह बोले। अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता विकास भदौरिया ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी की विस्तार योजना और अभियान पर निकले हुए हैं। आज उन्होंने नक्सलवाड़ी से अपनी विस्तार योजना की शुरुआत की और बूथ नंबर 93 पहुंचे, जहां पर पहली बार किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दरअसल बीजेपी की योजना बंगाल में ममता को सत्ता से बाहर करने की है और बीजेपी को सत्ता में लाने की है, और इसीलिए अमित शाह बूथ पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी से। अमित जी, ये विस्तार योजना पिछले 8-10 सालों से हमने कभी नहीं सुनी थी। ये विस्तार योजना कहाँ से आया आपको ये आइडिया? क्या विस्तार योजना कभी पहले आपने इस पर काम किया था, या ये उत्तर प्रदेश के दौरान जब आप बूथ जाके कार्यकर्ताओं से मिलते थे वहाँ से आइडिया सूझा? देखिए, विस्तारक योजना हमारे परिवार संगठन में बहुत पुरानी योजना है। मैं खुद भी विस्तारक निकला हूँ विधान परिषद का, और एक बहुत पुरानी हमारी कार्य पद्धति है। उत्तर प्रदेश में भी जब 2013 में बूथों की रचना होती, कई सारे कार्यकर्ता विस्तारक निकले थे, मगर इस बार एक विशेष योजना हमने बनाई है। दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती है और दीनदयाल जी ने संगठन आधारित, विचारधारा आधारित राजनीतिक दल का पहली कल्पना देश के सामने रखी थी, और आज भारतीय जनता पार्टी उनके बोए हुए वो बीज को वटवृक्ष में परिवर्तित कर सकी है। तो उसका मूल कारण है कि पार्टी विचारधारा के आधारित है, संगठन के आधार पर खड़ी है। तो जहां जहां पार्टी का संगठन अभी और मजबूत करने की जरूरत है, उस सब जगहों के लिए हमारे लगभग 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 15 दिन, 6 माह और 1 साल के लिए विस्तारक निकले हैं। और आज मैंने इस योजना को शुरू किया है। मैं भी 15 दिन तक 3 दिन बंगाल, 3 दिन तेलंगाना, 3 दिन लक्षद्वीप, 3 दिन गुजरात और 3 दिन उड़ीसा में विस्तारक के नाते जाने वाला हूं। तो एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और मैं मानता हूं इससे भारतीय जनता पार्टी के विस्तार करने में हमें बहुत सरलता होगी। लेकिन आपने नक्सलवाड़ी को क्यों चुना? यहाँ से लाल क्रांति की शुरुआत हुई थी, नक्सलवाद के आंदोलन की जन्मभूमि है। क्या इस जन्मभूमि को आप भगवा जन्मभूमि बनाना चाहते हैं बंगाल में? देखिए, हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल बने, सबने बाय एंड लार्ज कुल मिलाकर इक्का दुक्का छोड़कर कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हमारे यहाँ विचारधाराएं, विकास की परिकल्पना और सरकारों बदलने का क्रम तीनों संविधान की 4 चौखट के बीच में हुआ। नक्सलबाड़ी एक ऐसी जगह है जहां से हिंसा से परिवर्तन की कल्पना कभी उजागर की गई और इसके बहुत बुरे परिणाम इस देश को भोगने पड़े हैं। अभी भी एक घटना जो हुई है, इसका मूल बीज तो नक्सलबाड़ी में ही है। और आज नरेंद्र भाई देश में सबका साथ, सबका विकास का एक नया मंत्र लेकर चल रहे हैं और सफलतापूर्वक 3 साल हमने सबको साथ में लेकर विकास के नारे पर ही सरकारें चलाई है, विकास के नारे पर ही नई सरकारें बनाई हैं। तो मैं मानता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, ये नारे को विस्तृत करने के लिए नक्सलबाड़ी से ज्यादा उपयुक्त कोई जगह देश में नहीं है। लेकिन कल जब सुकमा की घटना हुई, उसकी घटना के कुछ देर बाद ही आपके नक्सलवाड़ी आने के प्लान की घोषणा हुई। आपको लगता है कि ये नक्सलवाद अब कमजोर तो हो रहा है, लेकिन इसको जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया है? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी योजना बन चुकी थी लगभग दिसंबर 15 में, अभी नहीं बनी है। उड़ीसा कार्यकारिणी में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, हमारे राष्ट्रीय महासचिवों ने इसकी घोषणा करी थी। इसलिए अभी की जो सुकमा की घटना से इसका कोई लेन देन नहीं है।
जहां तक सुकमा की घटना का सवाल है, मैं मानता हूं कि दिया जब बुझने वाला होता है तब बातें जरा ज्यादा जीने का प्रयास करती हैं। नक्सल आंदोलन पर कठोरता से केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही हैं और सफलता मिलना निश्चित है। प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने भी इस घटना के बाद कहा है कि ये लड़ाई हम और मजबूती से लड़ेंगे और सख्ती से लड़ेंगे, ये संदेश उन्होंने दिया है। और मैं मानता हूं कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहीदगी विफल नहीं जाएगी। देश में एक बार फिर से भी संविधान के माध्यम से ही विकास की परिकल्पना को वो स्थापित करेंगे। आप बंगाल में हैं तो ममता बनर्जी की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप कल जब भवानीपुर में जाएंगे, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा में आपने उनको 2 नंबर पे धकेल दिया था उस पिछली लोकसभा में। आज आपसे ही आप जब नक्सलवाड़ी में थे, आपसे 200 किलोमीटर दूर उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में दंगे कराना चाहती है और बंगाल का ये नेचर नहीं है। बंगाल का जो नेचर है वो सबके साथ मिलजुल कर रहने का है और हम बीजेपी को इसमें सफल नहीं होने देंगे। चलिए, वो उनकी कल्पना है, मगर बीजेपी सफल हो रही है अपना विकास करने में, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए सब में हम नंबर 3 और 4 पहले हुआ करते थे, नंबर 2 पर आ चुके हैं। मुझे लगता है बौखलाहट में ही उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट किया होगा। और हमारी कोई लड़ाई ममता जी से नहीं है, पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन से है, पश्चिम बंगाल की गरीबी से है और पश्चिम बंगाल में जो अव्यवस्था है इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्योंकि सरकार में ममता जी है तो तीनों का जिम्मा उनका बनता है। लेकिन शायद ममता जी ने उस बात का भी जिक्र किया कि पिछले दिनों जब नवमी रामनवमी के समय और हनुमान जयंती के समय प्रदेश भर में शोभा यात्राएं निकाली गई और उस दौरान यहाँ पर माहौल खराब भी हुआ। तो ममता बनर्जी का शायद इशारा इसी तरफ है कि इस तरह की शोभा यात्रा निकालकर बीजेपी यहाँ पर पोलराइजेशन करना चाहती है। देखिए, ऐसी शोभा यात्रा देश भर में निकलती है, कहीं पर माहौल खराब नहीं होगा। जब कानून और व्यवस्था का सांप्रदायिकरण हो जाता है तब ऐसा माहौल होता है। मैं नहीं समझता बंगाल जैसे राज्य में दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा पर अड़चने पैदा कर क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम। ये संस्कार भूमि है, यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति है। कैसे इसको कोई रोक सकता है कि या रोकने का प्रयास भी कर सकता है, मेरी ये समझ में नहीं आता। और देश भर में ये सारे उत्सव, सभी धर्मों के उत्सव अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, कहीं विवाद नहीं होता। बंगाल में क्यों हो रहा है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सांप्रदायिकरण न करे, वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स न करे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स न करे, तो अपने आप संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो स्थितियों को पर काबू पा सकती हैं। मैं उत्तर प्रदेश आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। गौ रक्षकों को लेकर अभी हाल ही में वहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद जो जीत का स्वाद था उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का, वो कहीं कड़वा होता नजर आया। लगातार गौ रक्षकों के नाम पर लोगों पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या ये जो जीत, जो प्रचंड जीत थी, उसको बीजेपी कार्यकर्ता संयम में रह के उसको पचा नहीं पा रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ताओं निश्चित रूप से संयम रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने पार्टी के तौर पर भी काफी कठोर हिदायतें दी हैं जहां जहां घटनाएं हुई हैं। मगर मैं मानता हूं जब योगी जी अपना रिसफल कर देंगे अधिकारियों का, उसके बाद में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। आप जानते हो, अच्छी भली भांति जानते हो, पुरानी सरकार के लोग अभी तैनात है कई सारे जिलों में और इस तरह की घटनाएं हो भी सकती है, कराई भी जा सकती है। खैर, जो भी हो, नहीं होना चाहिए और योगी सरकार इसको निपटेगी कठोरता से। आपने कहा कि पुरानी सरकार के अधिकारी हैं, तो मैं अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक पत्रकार के ऊपर ही सवाल कर दिया। वो भगवा रंग की शर्ट पहने थे कि आप जैसे लोग ही उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, अब अखिलेश जी को भगवा पसंद नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मगर किसी की शर्ट पे इस तरह की नुकचेती करना ठीक नहीं है। दिल्ली में हाल ही में एमसीडी के चुनाव हुए हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें बीजेपी को लगभग लोकसभा जैसी बढ़त दिखाई दे रही है। 52%, 50% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हारी तो वो आंदोलन कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जिस ईएम पर सवाल उठा रहे, उनकी सरकार हमारी ही सरकार के शासन में
इसी ईवीएम के आधार पर चुनकर आई थी। अब उनका क्या कहना है वो कोई पूछता नहीं। कम से कम आपने पूछना चाहिए कि अरविंद भाई, आपकी सरकार जो चुनकर आई वो भाजपा के ही शासन में इसी ईवीएम मशीन के आधार पर चुनकर आई, तब आपको गड़बड़ी न दिखी, तब हमने भी गड़बड़ी नहीं कही थी। जनता का जो जनादेश होता है उसको स्पिरिट से स्वीकार करना चाहिए। अमित भाई, आप मृदंग बहुत अच्छा बजाते हैं और आपने इसी धरती पर वो सीखा। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज आपने विस्तारक योजना का शुभारंभ किया है, तो क्या बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर विपक्षी दलों का मृदंग बजना तय है इस योजना से? देखिए, ऐसा नहीं है। हम किसी विपक्षी दल को पराजित करने के लिए हमारा काम नहीं करते। हमारा काम है हमारी पार्टी का, हमारे विचारधारा का विस्तार करना। और वो तो मैंने 2014 के अगस्त में ही कहा था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अभी संगठनात्मक रूप से कम है, वहां पर हमने पार्टी का विस्तार करना चाहिए। और मुझे हर्ष है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कठोर परिश्रम किया है और सोने पे सुहागा नरेंद्र मोदी सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं और जो सिद्धियां हैं, उसको अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से उसका स्वागत हो रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता के कारण भी हमें पार्टी को बढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का कठोर परिश्रम, मोदी सरकार के अच्छे काम और मोदी जी की लोकप्रियता, ये तीनों को मिलाकर पार्टी बहुत अच्छे से विकास कर रही है। इसका मुझे आनंद है और आगे पर भी ये विकास जारी रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिखता है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, ये आप इन राज्यों में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है, क्या उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है क्योंकि पिछले 2014 के लोकसभा चुनावों में आपने जो काऊ बेल्ट कहलाता है, जो हिंदी पट्टी है, वहां पर आपने मैक्सिमम सीटें हासिल कर ली ज्यादातर राज्यों में, तो अब उसको दोहराना मुश्किल होगा, तो इसलिए उसकी भरपाई ऐसे राज्यों में जाकर फैलाव करके की जाए जहां पर कमजोर है बीजेपी? मुझे लगता है भदौरिया जी की यूपी के चुनाव के बाद कोई ऐसा नहीं कह सकता। ये पराजय के भय का आयोजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का आंदोलन है। और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी देश भर में जितनी मजबूत होगी, इतना देश का भी भला होगा और सरकारें भी अच्छी चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज से उन्होंने विस्तारक योजना की शुरुआत की है। बूथ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने 1 घंटा बिताया, उनके सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर कहना है कि हम किसी डर की वजह से उन राज्यों में नहीं जा रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर है, बल्कि बीजेपी की विस्तार की योजना है और इसका फल 2019 में जरूर दिखाई देगा। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, सिलीगुड़ी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।